अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की इंक्वायरी बुनियादी तौर पर इस इल्ज़ाम की तहकीक है कि रिंग रोड के नक्शे में तब्दीली कुछ अफसरों ने अपने मनपसंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की। फ़र्ज़ किया कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो फिर इसका सबूत कहाँ है? 33 सफ़ों की इस इंक्वायरी रिपोर्ट में आएँ बाएँ शाएँ तो बहुत है, मगर वो चीज़ जिस पर सबूत का हुक्म लगाया जाए कहीं दिखाई नहीं देती। हाँ, इतना ज़रूर पता चलता है कि इम्कानी तौर पर नक्शे में तब्दीली के लिए वज़ीर आला पंजाब की इजाज़त लेनी चाहिए थी, जो नहीं ली गई। ये वाकई एक इल्ज़ाम हो सकता था अगर इस तब्दीली की मंजूरी देने वाला कोई फ़र्द वाहिद होता। हकीकत यह है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर से लेकर डिप्टी कमिश्नर अटक तक इसमें 8 महकमों के दर्जनों अफसरों के हाथ से फ़ाइल गुजरी, कई दर्जन इजलास हुए और 1.5 साल में इस तब्दीली का फैसला हुआ। फैसले के बाद रावलपिंडी और अटक में ये सड़क बनाने के लिए ज़मीनें भी खरीद ली गईं, जो इस वक्त हुकूमत की मलकियत बन चुकी हैं। चूँकि इस दौरान इलाका पटवारी से लेकर वज़ीर आज़म के दफ्तर तक सभी किसी जादू के ज़ेरे असर सोए हुए थे, इसलिए उन्हें होश आया तो उस वक्त जब 1 मार्च को अखबार में इस मंसूबे का नक्शा बतौर सरकारी इश्तहार के शाया हुआ। हुकूमत की चाबक दस्ती की दाद दीजिए कि इसने करप्शन भी पकड़ी तो उस वक्त जब मुल्ज़मान ने खुद अखबार में इश्तहार दिया। उसूलन होना तो ये चाहिए था कि अगर इस तब्दील शुदा नक्शे पर कोई एतराज़ था तो उसे एक नया इजलास बुलाकर दूर कर लिया जाता, मगर ऐसा नहीं किया गया। वजह इसकी ये है कि वज़ीर आज़म के नज़दीक पाए जाने वालों में से एक बड़ी देर से इस इंतज़ार में बैठा था कि वो ग़ुलाम सरवर ख़ान, जुल्फ़ी बुखारी और कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद से अपना हिसाब बराबर करें। उसने अपना काम शुरू किया और सहाफ़ियों के एक ख़ास ग्रोह के ज़रिए इस नक्शे को बुनियाद बनाकर ग़ुलाम सरवर ख़ान और जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ ख़बरें फैलाना शुरू कर दी। फिर इन्हीं ख़बरों की बुनियाद पर वज़ीर आज़म को एक कहानी सुनाने लगा। इसके साथ 2 सरकारी अफसर भी मिल गए जो इस मुकम्मल झूठी कहानी के गवाह बने और तफ्तीश का आगाज़ हो गया। ज़ाहिर है इससे पहले कमिश्नर रावलपिंडी को वज़ीर आज़म की मंजूरी से हटा दिया गया और उनकी जगह ऐसे शख्स को लाया गया जो गुजरांवाला का कमिश्नर था, तो डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई। जब ये मामला इलेक्शन कमीशन ने उठा लिया तो इसे तब्दील कर दिया गया। अब चूँकि डस्का इलेक्शन की बात ठंडी पड़ चुकी है तो इसी आजमूदा शख्स को रावलपिंडी में कमिश्नर लगाया गया ताकि मन मर्जी की रिपोर्ट लिखवाई जा सके। उसने मर्जी की रिपोर्ट तो दे दी, लेकिन खंडत डिप्टी कमिश्नर अटक और एडिशनल कमिश्नर रावलपिंडी ने डाली कि इन दोनों ने इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा होने के बावजूद इस रिपोर्ट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। ग़ुलाम सरवर ख़ान और जुल्फ़ी बुखारी से हिसाब चुकाने के लिए सरकारी इंक्वायरी का खेल शुरू हुआ तो वज़ीर आज़म के दफ्तर के इस 3 के टोले को कुछ ना मिल पाया। अब ज़ाहिर है वज़ीर आज़म को कुछ तो बताना था, लिहाजा मुल्ज़मों को बुलाए बग़ैर यकतरफ़ा रिपोर्ट लिखी गई, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी की शहबाज शरीफ के साबिक़ सेक्रेटरी तौक़ीर शाह से दूर दराज की रिश्तेदारी को बुनियाद बनाकर शकूक व शुबहात पैदा किए और ग़ुलाम सरवर ख़ान की वजारत से मुतल्लिक एक NOC को बुनियाद बना लिया गया। ये NOC भी वो था जो इंक्वायरी के नोटिफिकेशन के बाद जारी हुआ। गोया 3 का टोला पहले से फैसला कर चुका था कि ग़ुलाम सरवर ख़ान को किसी भी तरह फंसाना है। इस टोले को पूरी कोशिश के बाद जो मिला वो बस ये था कि तौक़ीर शाह के ख़ानदान की ज़मीन रिंग रोड के उस सिरे के करीब है जो इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे से जुड़ता है। इंक्वायरी में ये नुक्ता नहायत सहूलत के साथ छुपा लिया गया कि तौक़ीर शाह के ख़ानदान के पास ये ज़मीन 2 सदियाँ पहले भी मौजूद थी और जुल्फ़ी बुखारी की इस ख़ानदान के साथ रिश्तेदारी के बावजूद इतनी अदावत है कि नौबत मुकदमों तक पहुँची हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि 3 का टोला ग़ुलाम सरवर ख़ान, जुल्फ़ी बुखारी और मोहम्मद महमूद को फंसाना चाहता है? इस सवाल के जवाब के लिए आपको याद करना होगा कि ग़ुलाम सरवर ख़ान वो पहले वज़ीर थे जिन्होंने गैर मुंतखब लोगों की वज़ीर आज़म के दफ्तर में गैर मामूली रसाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। फिर इनका ये कसूर भी है कि ये जहांगीर तरीन के साथ तहरीक इंसाफ में आए थे और ये ताल्लुक़ इस वक्त हुकूमती जमात में जुर्म बन चुका है। जहांगीर तरीन का भी यही कसूर था कि वो 3 के इस टोले को महदूद करना चाहते थे। इस टोले में से एक ने चीनी का मामला उठाया,
دوسرے نے وزیر اعظم کو بتایا کہ جہانگیر ترین ایک متوازی حکومت چلا رہے ہیں، اور تیسرے نے بتایا کہ وہ وزیر اعظم کی خانگی زندگی کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں۔ اس سازش کو جہانگیر ترین سے اسد عمر کی رنجش کا تڑکا لگا تو وزیر اعظم نے چینی انکوائری کا حکم صادر کر دیا۔ اس انکوائری کے لیے واجد ضیاء میسر آ گئے، جو پہلے سے طے شدہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ہی انکوائری کرتے ہیں۔ زلفی بخاری کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ 3 کے ٹولے میں سے ایک نے کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو زلفی بخاری نے قبضے کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وہ جو خود کو راولپنڈی کا سب سے بڑا آدمی سمجھنے لگا تھا، زلفی کا دشمن ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ بھی تھا کہ زلفی بخاری پر وزیر اعظم کا اعتماد بھی خود کو بڑا سمجھنے والے کے حسد کی آگ بھڑکا رہا تھا۔ سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود کا جرم یہ تھا کہ اس نے ان پٹواریوں اور تحصیلداروں کو بدل ڈالا تھا جو زمینوں پر قبضہ کرنے میں 3 کے اس ٹولے کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ 3 بار ایسا بھی ہوا کہ پٹواریوں اور تحصیلداروں کے مقابلے میں عمران خان کے دوستوں کو بھی کمشنر کے پیچھے کھڑا ہونا پڑا۔ راولپنڈی رنگ روڈ، چینی پر سبسڈی، آٹا اور پیٹرول پر وزیر اعظم کی مداخلت پر 5 انکوائریاں ہو چکی ہیں۔ یہ سب انکوائریاں شائع بھی ہوئیں، لیکن ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو قانون کی عدالت میں ادنا سے وکیل کے اٹھائے ہوئے سوالات کا بوجھ اٹھا سکے۔ البتہ ایک بات ان انکوائریوں میں مشترک ہے کہ ہر ایک کا آغاز دھیمے سروں کی خبروں سے ہوتا ہے، پھر انہی خبروں میں شدت آتی ہے، وزیر اعظم انکوائری کا حکم دیتے ہیں اور پہلے سے چھپی ہوئی جھوٹی سچی خبریں سرکاری فائل میں پہنچ کر حقائق کا روپ دھار لیتی ہیں۔ جب انہی حقائق کے ثبوت مانگے جاتے ہیں تو عمران خان کی فکر احتساب کی آڑ لے کر ثبوت مانگنے والے کو بے عزت کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یوں تو پاکستان میں عام طور پر سرکاری انکوائری اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کا دفتری طریقہ ہے، لیکن تحریک انصاف کے دور میں انکوائری فقط سوال اٹھانے والوں پر قابو پانے کا حربہ بن چکی ہے۔ جس نے سر جھکا لیا اس کی انکوائری دب گئی، اور جس نے سر جھکانے سے انکار کر دیا اس کے خلاف یہی بے معنی انکوائری مقدموں کی بنیاد بن گئی۔ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کی انکوائری کرپشن کے بارے میں تو خیر کیا بتاتی، البتہ اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تحریک انصاف کوئی نیا منصوبہ بنانا تو دور کی بات، بنے بنائے منصوبے پر بھی عمل نہیں کر سکتی۔ اس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف پائی جانے والی دشمنیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اب کوئی بھی سرکاری مشینری کو بھی اپنے مخالف کے خلاف استعمال کرنے سے نہیں چوکتا۔ بیوروکریسی کا ہر شخص پہلے ان وزیروں مشیروں کی نالائکی سے تنگ تھا، آج ان کی آپس کی چپقلش سے نالاں ہے، اور اب رنگ روڈ منصوبے کی انکوائری کے بعد خوف زدہ بھی کہ نہ جانے کب کوئی ترقیاتی منصوبہ اس کے لیے پھندا بن جائے۔ ظاہر ہے اس خوف کی فضا میں کوئی بھی اس حکومت سے خیر کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔